हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो आप अगले 15 मिनट तक यहां मेरे साथ बने रहें। बदले में मैं आपको ये टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पूरा का पूरा ऐसा जमा दूंगा दिमाग में कि कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स का पूरा नाम क्या था? साइंटिस्ट कूलम्ब्स का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, जिनकी लाइफ स्पैन थी 1736 से 1806 तक। चलिए, ये तो इनके नाम के बारे में बात हो गई। इन्होंने बेसिकली बात किसके लिए की थी? हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रिपल्शन क्या, पूरा नाम रिपल्सिव फोर्स, और अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए ये मेरा चार्ज है Q1 और ये मेरा दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में कोई ना कोई क्या लग रही है, इनके बीच में क्या लग रही है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स। या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो कूलम्ब्स ने इसी के बारे में बात करी आपसे कि भैया ये जो फोर्स है ना, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। ये जो Q1 और Q2 चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी इनके बीच में दूरी है। मान लो r दूरी है इनके बीच में सेंटर ऑफ द चार्जेस से, जो भी दूरी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला था? व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? स्टेट कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, वर्ड क्या होना चाहिए, द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं करी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैंने मॉडुलस में ले लिया है क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इनके साइन से कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि जो फोर्स लग रही है ना, ये फोर्स इसी लाइन, मतलब ऐसे नहीं कि ये इसको मारेगा ठा, ये इधर चला गया, ये इसको मारेगा ठा, ये इधर चला गया ना, ये जो फोर्स है ये इसी लाइन के अलोंग लगेगी। अगर अट्रैक्टिव है तो इस तरीके से इधर की तरफ ऐसे लग जाएगी, और अगर रिपल्सिव है तो ये लाइन के अलोंग ये ऐसे या ऐसे लग जाएगी। सो कंटिन्यू में क्या बात बन जाएगी, जहां हम लिख रहे हैं this force act along the line joining the two charges. This force act along the line joining the two charges. दोनों फोर्स, ये जो फोर्स है इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करती है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd कुछ लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। नाम स्टेटमेंट में बोल चुका हूं, आप बैक में जाके फिर से इसको आराम से लिख भी सकते हैं कि भैया ये इसके मैग्नीट्यूड, ये होगी बात सारी की सारी, इसको लिख लो। चलिए स्टार्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd क्या बात निकल के आएगी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा बात करता हूं, इसकी यहां से बात निकल जाएगी F इक्वल टू
जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आया? के क्या है यहाँ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये भैया जो फोर्स है, याद रखना ये फोर्स जो है ये डिपेंड करती है किस पे? मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ये फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। बात हवा में हो रही है, बात वैक्यूम में हो रही है, बात किसी दूसरे मीडियम में हो रही है, वैक्स में हो रही है, लोहे पे हो रही है, कौन से मीडियम में बात हो रही है इस पे डिपेंड करती है। अगर ये फोर्स जो हम रिपल्सिव अट्रैक्टिव बात करें, ये फोर्स एयर में हो या वैक्यूम में हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो, तब हम इस फोर्स को, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोल देते हैं, नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और पूरा फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बार बार मॉडुलस नहीं लगाते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर होगी ये वाली बात? ध्यान देना। इसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कितनी? 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी अपनी क्या वैल्यू होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। और यूनिट याद कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आई? बहुत आसान है यार। देखो मुझे इसकी यूनिट चाहिए, ये दोनों इधर चले जाएंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 फुचुक नीचे आ गया। कूलम 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 की क्या हुई? कूलम स्क्वायर। तो क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी पूरी वैल्यू होगी, ध्यान देना। लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल करते वक्त इस के की एक वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ से के का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं? मेरे साथ आप भी बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा कूलम्स लॉ का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? कूलम्स लॉ का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? फिर से लिख लेते हैं, शाबाश। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, ये तो आपने उतार लिया, उतारना तो उतार लीजिए। हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तैयार है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कूलम्स लॉ का। अच्छा, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, बार बार जब ये बात करते हैं, तो अब कॉमन सी बात होगी, हम इसमें ये जो मॉडुलस है, बार है, ये नहीं लगाते। बेसिक सी बात है कि हमें सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली बोल देते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी कुछ कहानी है, इसकी कहानी को सुन लेते हैं भैया, और अच्छे से बात समझ आ जाएगी। क्या कहानी है तेरी भैया? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का पूरा नाम, एप्सिलॉन नॉट तो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने के लिए है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? फिर से बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट है ना, देखिए ये जो नॉट लगाया गया है, ये फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए ही यूज होता है। अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम ना हो, तब आ जाता है एप्सिलॉन। क्या आ जाता है? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम। मीडियम, कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम बोल देते हैं। और अगर फ्री
स्पेस या वैक्यूम की बात है तो सर हम क्या लगाएंगे, तुम्हें तो पता ही है एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, जल्दी से याद करो याद करो याद करो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब क्वेश्चन राइज होता है सर एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। देखिए समझिए, मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाते हैं, पहली बार आप किसी स्कूल में एंट्री करते हैं तो गार्ड आपको रोक देगा। उसके बाद गार्ड आपसे पूछेगा क्या काम है आपको, तो आप कहोगे हमें एडमिशन लेना है, बात करने जाना है, कोचिंग की बात करने जाना है। तो आप अंदर जाने की कोशिश करोगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है। एक उसने आपको जाने दिया, एक बार आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद अगले दिन क्या फिर गार्ड आपको रोकेगा, क्या आप रुकोगे? नहीं, एक बार आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आप धड़ाम देनी आराम से रोज जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही एप्सिलॉन नॉट होता है। हवा में, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, चार्ज को चलने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होता है, ओपोजिशन होता है, उसी को बोलते हैं क्या हम, एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको इंग्लिश में समझा देता हूं क्या होता है। परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी, कितनी मात्रा में डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है। परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी with which material can allow electric field line to pass through it। अब आप देखिए, चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, हवा में आसानी से फ्लो नहीं करती, लेकिन कोई कंडक्टर हो, लोहे की रॉड हो, एकदम फ्लो कर जाती है। वाटर हो, एकदम फ्लो कर जाती है। लोहे की रॉड हो, तार हो, बिजली की तारें हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, एकदम फ्लो कर जाएगी। एयर में नहीं करती, रबर पे नहीं करती। क्यों? एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चीज में प्रॉब्लम या हिंड्रेंस जो होती है वो किसकी वजह से है, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है परमिटिविटी, मैं फिर से बोल देता हूं, परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी विद विच अ सब्सटेंस, अ मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। हम यहां किसकी बात करें, वैक्यूम में या एयर में। तो सर अब हमारे को एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी पता होनी चाहिए और वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इसकी क्या वैल्यू है, ध्यान देना। चलिए बड़े ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, कोई बताएगा? सोचो, अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है, सोचो, कमेंट में लिख सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए अच्छा इस बच्चे को पहले से ही पता था। चलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए अब इसकी यूनिट बताओ, कमेंट में लिखो अगर आपको यूनिट पता है। जो तुम्हें मैंने के की यूनिट बताई थी ना, के की क्या यूनिट थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये लिखी थी। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यूनिट, इसका उल्टा करो, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये कूलम स्क्वायर अपॉन में है, ऊपर आएगा तो कूलम स्क्वायर न्यूटन का इनवर्स मीटर -2। इसकी जो पावर है इनवर्स में आ चुकी है सारी की सारी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2। याद कर लेंगे, ये आपकी पूरी वैल्यू है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। अच्छे से आप इसको याद कर लेना। दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ। चलिए अगर ये कोई और मीडियम हो, मान लीजिए एयर या वैक्यूम नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, तब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square. Here epsilon naught is what? Absolute permittivity of a medium. Here epsilon is what? Absolute permittivity of a medium. ध्यान देना इस बात को, यहाँ epsilon naught absolute permittivity किसका, मीडियम का है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब यहीं मैं एक छोटी सी बात आपके साथ और कर लेता हूँ, कुछ नोट करने तो कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ।
नोट करो, मजा आ रहा है। कूलम्स लॉ में कोई डाउट हो, फिर भी कोई बात आपको हो गई यार ये इसको और इलेबोरेट करो, आप मुझे कमेंट में लिखो, व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फिर भी जवाब दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दीजिए कमेंट में, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। न्यूमेरिकल कोई करवाना चाहते हो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे को कमेंट में डाल दो, मैं आपको डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा। यार बात तो करो, बात करने से रिलेशनशिप बढ़ती है, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस वैसे भी दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें यहां से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 कूलम, आपको पता है डिफाइन 1 कूलम, लेकिन इसके बेसिस पे तुम्हें अगर कोई पूछ ले डिफाइन 1 कूलम तो मैं कैसे जवाब दूंगा। आ जाइए, डिफाइन 1 कूलम, मान लीजिए Q1 और Q2, Q1 और Q2 मेरे को नहीं पता, बस दोनों इक्वल है Q। फोर्स जो इनके बीच में लग रही है वो कितनी लेना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। फोर्स कितनी लेनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब क्वेश्चन आ जाएगा सर क्यों ले इतनी फोर्स, क्यों ले इतनी फोर्स, अभी पता चल जाएगा आपको। और दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो चेक करना जरा क्या आएगा, फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ क्यों ली अभी हमें नहीं पता, पर सर जरा इसको तो देखो, अरे नजर तो मारो मेरे दोस्तों, 1/4πε0 की वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा ये बात थी। Q1 Q2 दोनों को हमने कितना ले लिया, QQ, दूरी कितनी 1 का स्क्वायर। ये देखो सर क्योंकि इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, तो अगर मैं ये फोर्स, अगर मैं इतनी फोर्स ले लूं तो मैं इसको काट सकता हूं। तो लो सर इसको मैंने काट दिया, 1 का स्क्वायर 1, तो Q का स्क्वायर आया कितना 1, और QQ कितना आया ±1 कूलम। तो सर जी 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम वो चार्ज होगा जो कितना फोर्स लगाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या होगी, 1 मीटर। सो 1 कूलम इज दैट charge, 1 coulomb is that charge which exert a force of 9 into 10⁻⁹ Newton between two equal charges having a distance of 1 meter apart. Clear? इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी नेक्स्ट टर्म आ जाता है। अब याद रखना रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। भाई रिलेटिव का क्या मतलब होता है, आप खुद सोचिए, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। और रिश्तेदारों के साथ हमेशा हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। आपको पता ही है हम लोगों के घर में कभी रिश्तेदार आते हैं तो क्या होता है, बैठते हैं, खाना वाना खाया, चाय पानी पिया, सब हो गया, उसके बाद वो अपने असली काम पे लग जाते हैं। असली काम क्या, बातें करना। बातें करने में क्या, देखो जी देखो मेरे वाले को देखो, इसके आए 95% और हमारे जी हमारे वालों को देख लो, इसके मुश्किल से 60% आए। हर टाइम फोन में लगा रहता है, हर टाइम टीवी देखने में, देख अपने चाचा के लड़के को हर टाइम पढ़ता है। बेसिकली क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो फिजिक्स में कभी भी तुम्हें टर्म मिल जाए रिलेटिव तो समझ जाना कोई ना कोई क्या होने वाला है, कंपैरिजन। रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1, रेशो या तो माइनस या रेशो, कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा, तब हम यूज करते हैं वर्ड रिलेटिव। तो अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। और इसी के लिए एक और टर्म आ जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसके लिए एक टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बेसिकली, आइए देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है F/Fm।
एक फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होता है, F अपॉन FM। अब सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशो। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कंपैरिजन होगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशो बिटवीन F, यहां F क्या है, बिटवीन F क्या है, यहाँ मान लीजिए एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा क्या है Q2, और ये बीच की दूरी कितनी R। ये दो चार्जेस हैं जो एयर में है या वैक्यूम में, बीच की दूरी कितनी है R। तो F क्या है यहाँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। F की क्या वैल्यू आएगी, F इक्वल्स टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होगी। तो F तो हो गया किसका, एयर में या वैक्यूम में, और यहां FM क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम टू चार्जेस विद सेम डिस्टेंस बट इन डिफरेंट मीडियम। अगर तुम इसका मीडियम बदल दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भैया एप्सिलॉन R क्या हो गया, इसको देख के डेफिनेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज force acting between two charges, force acting between two charges in air or vacuum to the क्यों बोला मैंने, अपॉन की बात होगी, to the force acting between same two charges, force acting between same two charges with same distance but in different medium। ऊपर एयर वाली और मीडियम वाले की फोर्स की रेशो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए ये बात समझ आ गई। अगर ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा, करना पुट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन, और ये ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, ऐसे करके जब ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी की दूसरी डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई, ये देखो, ये क्या है एप्सिलॉन और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो आप बोल सकते हो relative permittivity can be defined as ratio, relative permittivity can be defined as ratio of absolute permittivity in a medium, relative permittivity can be defined as a ratio of permittivity in a medium to the क्या हो गया, अपॉन टू द परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इनकी रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर मेरी रिलेटिव परमिटिविटी की दो डेफिनेशन बन गई, एक यहां से बन गई, डेफिनेशन बता चुका हूं, और एक यहां से बन गई, डेफिनेशन बता चुका हूं। ठीक है, अब एक और बात, सर फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन घट गया, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की ना तो कोई यूनिट है और ना तो कोई डायमेंशन है। हमारे रिलेटिव परमिटिविटी का ना घर है ना ठिकाना, ना इसकी कोई यूनिट है और ना इसकी क्या है, डायमेंशन। ना यूनिट ना डायमेंशन, ये भी याद कर लेना, मजा आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी या जो K है, ये जो हमारा K है, इसका एक और नाम होता है, याद कर लेना, SIC। कई बार आपको परेशान करने के लिए SIC के नाम से भी दिया जा सकता है। बताओ SIC क्या है, तो याद रखना SIC का मतलब होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव
कैपेसिटी, क्या नाम होता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, SIC। ये भी किसके लिए नाम यूज किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी या के लिए एक नाम SIC भी यूज किया जाता है। अब यही वैल्यू अगर वैक्यूम में बात करें, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। के की वैल्यू वैक्यूम में होती है 1, के की वैल्यू वैक्यूम में क्या होती है 1, और उस टाइम इस के को हम डाइलेक्ट्रिक ना बोल के एक स्पेशल नाम बोल देते हैं, क्या, कापा। क्या नाम बोलते हैं, थापा नहीं, था नहीं, कापा। क्या कई बच्चे इसको थापा समझ लेते हैं, मजाक कर रहा हूं आपके साथ। के क्या है, कापा। पर कब, अगर रेशो हो रही है वैक्यूम, मीडियम दूसरा क्या है वैक्यूम, के की वैल्यू अगर क्या है 1, सिर्फ उस कंडीशन में हम इसको कापा बोल देते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। के की वैल्यू वैक्यूम होगा तो क्या होगी 1, याद रख लेना। वैक्स, अगर वैक्स होगा तो के की वैल्यू 2 होगी, अगर वैक्स होगा तो के की वैल्यू 2 होगी, याद रखना। ग्लास में के की वैल्यू 3 से लेके 4 हो सकती है, ग्लास में 3 से लेके 4 हो सकती है। वाटर में 80 to 81, वाटर में 80 to 81 हो सकती है। मेटल्स है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो वैक्यूम में 1 याद रख लेना, वैक्स में 2 याद रख लेना, ग्लास में 3 4 कुछ भी हो सकती है, वाटर में 80 to 81, मेटल्स में इनफाइनाइट। ये कुछ बातें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी की। चलो समझ आ गया, क्या क्या समझ आ गया, कूलम्स लॉ समझ आ गया, उसकी बेसिक बातें सारी समझ आ गई, रिलेटिव परमिटिविटी समझ आ गया, काफी कुछ क्लियर हो गया, मजा आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें बचती हैं, क्या, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस, कमियां। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ? चलिए जी, आप बताना चाहोगे कूलम्स लॉ की कोई कमी? कूलम्स लॉ की पहली कमी ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है। मिटो दिया, Q1 हम ऐसे करते हैं, Q2 हम ऐसे करते हैं, चलते हुए चार्जेस पे नहीं देते। इट होल्ड गुड, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, याद कर लो, फर्स्ट पॉइंट क्या बनने वाला है, इट होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। इट होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। रुका हुआ है तो ये बहुत अच्छे से लग रहा है, चल रहा है तो कूलम्स लॉ नहीं लग रहा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, कूलम्स लॉ इज अ मीडियम डिपेंडेंट लॉ। ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, वैक्यूम है अलग वैल्यू, वाटर है अलग वैल्यू, वैक्स है अलग वैल्यू, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और कूलम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह पे जब इसकी वैल्यू बदले, ग्रेविटेशनल लॉ को याद करो, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहते थे, मून पर है तो भी यही, अर्थ पर है तो भी यही, हर अलग जगह पे वैल्यू नहीं बदली। दैट्स व्हाई वी से ग्रेविटेशन इज अ, ग्रेविटेशनल लॉ को हम पूरा नाम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो पहला पॉइंट, इट होल्ड गुड, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, चार्जेस इन मोशन डू नॉट होल्ड कूलम्स लॉ। दूसरा लॉ, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट लॉ, ये लॉ मीडियम पे डिपेंड करता है। और तीसरा क्या है इसका, ये लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो ये हो गई इसकी क्या, लिमिटेशन। अब आ जाती है इसकी क्या, सिग्निफिकेंस। कूलम्स लॉ की मेरे बच्चे सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बता दो। सर अगर कूलम्स लॉ ना हो तो हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, किसके चक्कर में है इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक फोर्स तो लग रही है कूलम्बिक फोर्स, और एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ना ये इधर जाता ना ये इधर जाता, इस तरीके से गोल 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 घूम रहा। तो इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्यों घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, हमें कहीं ना कहीं कूलम्बिक फोर्स के बारे में बताना पड़ा। तो इसका मतलब ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है, दिस लॉ टेल अस अबाउट द फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसे
ऐसे लिखेंगे, दिस लॉ टेल अस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू फॉर्म अ एटम। अब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? एटम।